मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 4 का पार्ट ए है, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल डोमिनेट इन द फॉलोइंग लिक्विड्स। यानी कि हमने बताना है कि कौन सी पर्टिकुलरली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपके किस मॉलिक्यूल को डोमिनेट कर रही है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 1 है। नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपके पास है अमोनिया। अब स्टूडेंट्स अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से पता है और आपने ये भी डिस्कस किया कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो आपके पास स्टूडेंट्स अमोनिया की केस में हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास है ऑक्टेन। और इसका स्ट्रक्चर हम स्टूडेंट्स इस तरह से देख लेते हैं कि आपके पास आपने स्टूडेंट्स बता देना है कि किस तरह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और ये किस तरह से अट्रैक्ट कर रहा है अपने नेबरिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को। एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ऑक्टेन। जो स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्टेन है ये एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके पास एग्जिस्ट कर रही होंगी लंडन फोर्सेस। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है आर्गॉन। आर्गॉन के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होंगी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास प्रोपेनोन है। प्रोपेनोन के अंदर स्टूडेंट्स प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आपके पास जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि इसके अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है मेथनॉल, CH3OH। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास इसके अंदर भी जिस तरह से वाटर मॉलिक्यूल को हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर भी आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। और स्टूडेंट्स इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके पास मेथनॉल और वाटर मिसिबल होते हैं इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके पास, हमने डिस्कस कर लिए कि कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस लिक्विड को डोमिनेट कर रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है स्टूडेंट्स, प्रोपेनोल एंड ब्यूटेन हैव सिमिलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर masses. List them in expected order of increasing boiling points. Explain your answer. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इन तीनों कंपाउंड्स का जो स्टूडेंट्स मेंशन्ड है उनका सेम होता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि ये आपके पास डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहे होंगे, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अगर हम वैसे स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका होगा प्रोपेनोल का, देन स्टूडेंट्स आपके पास होगा प्रोपेनोन का, एंड देन होगा आपके पास ब्यूटेन का सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। उसकी रीजन क्या है उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोपेनोल का स्टूडेंट्स आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो इसलिए क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रोपेनोल स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये हमने अभी भी डिस्कस किया स्टूडेंट्स, इसका दूसरा नाम द अदर नेम इसका एसीटोन है जिसके इसका कॉमन नेम है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसके दरमियान डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स। जो स्टूडेंट्स आपके पास ब्यूटेन है उसका लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा और वो इसलिए होगा क्योंकि स्टूडेंट्स वीक डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट है, या स्टूडेंट्स जिनको हम लंडन फोर्सेज कहते हैं वो प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपके पास प्रोपेनोल का, CH3CH2OH। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है प्रोपेनोन, CH3C+O CH3। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ब्यूटेन का, CH3CH2CH2CH3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप ऑर्डर लिख लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन। इन द हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन फ्लोराइड which is the stronger bond, the shorter covalent bond or the longer hydrogen bond between different molecules। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके कहने का मतलब ये है, दो बॉन्ड से मुराद स्टूडेंट्स ये है, एक जो इंट्रामोलिक्यूलर कोवेलेंट बॉन्ड है और दूसरा स्टूडेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वो इन दोनों को बॉन्ड्स की टाइप बोल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास अगर हम इसको कॉमनली देखें या सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ये एक तरह का बॉन्ड ही होता है। स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ये आपके पास स्टूडेंट्स हो गया कोवेलेंट बॉन्ड और ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, हालांकि स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बावजूद स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है पर मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों पोजेस कर रहा होता है इसको हम डिस्कस करेंगे।
तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का हमने स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स को। अब स्टूडेंट्स उसके क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, जबकि आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर उसकी बॉन्ड लेंथ आपके पास लंबी है। वो क्यों है? द शॉर्टर एंड लॉन्गर बॉन्ड्स इन हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूट इट्स zigzag structure like we discussed. The shorter bond correspond to the covalent bond which is fairly stronger, क्योंकि स्टूडेंट्स वो स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द ग्रेटर आपके पास इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम। स्टूडेंट्स ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इस वजह से स्टूडेंट्स इसकी लेंथ भी छोटी होती है। बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये बनता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर फॉर्म बाय द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक interactions between that of the opposite molecules between hydrogen and fluorine atoms of adjacent molecules। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये स्टेटमेंट जस्टिफाई की। आगे चलते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं इन अ वेरी कोल्ड विंटर द फिश इन गार्डन पॉन्ड्स ऑफ देयर लाइव्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाता है आपके पास, पहले तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो जाती है, मैक्सिमम होती है। उससे फर्दर जब स्टूडेंट्स आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो आपके पास जो वाटर है वो आइस की फॉर्मेशन ले लेता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आइस की फॉर्म में जब एग्जिस्ट कर रहा होता है ऑन द सरफेस, ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस, तो स्टूडेंट्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स आपके पास जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और एक इंसुलेटेड किस्म की लेयर बन जाती है जो कि एक्वेटिक लाइफ को इन इंटेंस कोल्ड विंटर्स प्रोटेक्ट कर रही होती है, यानी कि वार्म रख रही होती है अंडरनीथ आपके पास वाटर को। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाटर एंड एथेनॉल मिक्स इजीली इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम अच्छी तरह से हमें पता है कि आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है इसलिए आपके पास ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिक्स हो रहे होते हैं इक्वली इन ऑल प्रोपोर्शंस, या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपके पास मिसिबल हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, जिसको स्टूडेंट्स हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपने कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आप डिस्कस करते हैं द ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन वाटर, कि आपके पास वाटर के अंदर आखिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों एग्जिस्ट करती हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द रीजन बिहाइंड द जनरेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है बिटवीन दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और हाइड्रोजन आपके पास एक जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल बना रहा होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसकी विस्कोसिटी भी है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, और स्टूडेंट्स इसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपने रीजन लिखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और उससे जनरेट होने वाली स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 6A है ब्रीफली कंसिडर सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ इफ वाटर was only weakly hydrogen bonded between its molecule या among its molecules। स्टूडेंट्स हमने ये एज्यूम करना है कि वाटर के अंदर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो हमारी लाइफ पे इस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अगर वीकली हाइड्रोजन बॉन्डेड है आपका वाटर, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपका जो कुकिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ आइस माइट नॉट बी लेस देन दैट ऑफ वाटर, यानी कि फिर आपके पास जो आइस की डेंसिटी है वो भी कम नहीं होगी, यानी कि आपके पास डायरेक्टली स्टूडेंट्स एक्वेटिक लाइफ भी इंटेंस कंडीशंस के अंदर अफेक्ट होगी, या हो सकता है स्टूडेंट्स वो एग्जिस्ट ना करे। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 3 पॉइंट ये है कि वाटर माइट नॉट बी द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास वाटर जो है वो अल्कोहल के साथ मिसिबल होता है और मुख्तलिफ आपके पास जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपने अंदर मिक्स कर लेता है या उनको सोल्यूबलाइज कर लेता है। अगर स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती वाटर के अंदर तो हम उसको शायद यूनिवर्सल सॉल्वेंट ना कहते। क्वेश्चन नंबर 6B डिस्कस करते हैं ऑल गैसेज हैव अ कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर, अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर इट इज इम्पॉसिबल टू लिक्विफाई अ गैस। स्टूडेंट्स इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। द क्रिटिकल टेम्परेचर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर 31.4 डिग्री सेल्सियस एंड -81.9 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, विच गैस हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें क्रिटिकल टेम्परेचर्स मेंशन किए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेंशन किया और मीथेन के लिए मेंशन किया, और हमने स्टूडेंट्स ये बताना है इस बेस पे कि किसके अंदर स्ट्रॉन्गर
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखेंगे कि आपके पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो 31.1 डिग्री सेल्सियस है। मीथेन के लिए टेम्परेचर बहुत कम है, यानी कि आपको मीथेन के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है इन ऑर्डर टू लिक्विफाई, इन ऑर्डर के ताकि स्टूडेंट्स आपके पास मीथेन के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रिवेल करने लग जाए, यानी कि इतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर लो करना पड़ता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स आपके पास कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास तकरीबन रूम टेम्परेचर के ऊपर ही आपके पास, यानी कि 31.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपके पास मीथेन हैज़ वेरी वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सो वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर अप टू -81.9 डिग्री सेल्सियस। सो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो मीथेन है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। 3 लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टीज मेंशन्ड अगेंस्ट देयर नेम्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास वाटर, प्रोपेनॉन और पेंटेन है और उसका आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास गिवन है, एंथैल्पी चेंज गिवन है, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। देन स्टूडेंट्स आपके पास बॉइलिंग पॉइंट तीनों के गिवन है, यानी कि आपने कंपैरिजन करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रीडोमिनेट्स इन ईच लिक्विड, वाटर में, प्रोपेनॉन में, पेंटेन में। तो स्टूडेंट्स वाटर के अंदर आपके पास आपको ऑलरेडी पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है, प्रोपेनॉन के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जबकि पेंटेन के अंदर आपके पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस प्रिवेलेंट होती हैं। इसको स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके साथ जस्टिफाई कर देना है और यही रीजन आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। इसी का पार्ट भी है स्टूडेंट्स आपके पास, what do you deduce about the relative strength of these forces in the liquid, justify your conclusions। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने बताना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तो वाटर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस वीक होती हैं। दैट इज व्हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ प्रोपेनॉन एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। द लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज इन पेंटेन आर वेरी वीक, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेंटेन जो है वो वाटर और प्रोपेनॉन से कम हो जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपने इनकी लिक्विड स्टेट्स के अंदर आपने बताना है कि इनकी रिलेटिव स्टेट्स जो हैं वो कैसे आपस में डिफर कर रही हैं, यानी कि आपने उन्हीं पॉइंट्स को ओपन करके दोबारा लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी है स्टूडेंट्स, इफ द लिक्विड्स आर शेकन टुगेदर इन पेयर्स, which pair would be unlikely to mix, explain its immiscibility in the terms of force between the molecules। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका पार्ट 1 देख लेते हैं कि कौन सा पेयर अनलाइकली टू मिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स वाटर मिक्स होगा प्रोपेनॉन के साथ लेकिन पेंटेन के साथ मिक्स नहीं करेगा, एंड प्रोपेनॉन विल नॉट मिक्स विद पेंटेन। तो ये हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता दिया। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 2 है, एक्सप्लेन इट्स इमिसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्सेज। के इमिसिबल हैं अगर ये दोनों आपस में, तो क्यों हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी जो फोर्सेज हैं वो मैच नहीं करती, ना ही इनकी नेचर मैच करती है। वाटर एंड प्रोपेनॉन तो आपस में मिक्स हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस की वजह से, तो वो एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नंबर 3 पार्ट, चूज वन ऑफ द पेयर दैट मिक्स एंड से वेदर द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि आपने एंथैल्पी चेंज भी साथ में प्रेडिक्ट करना है। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स इसका, चूज वन ऑफ द पेयर दैट मिक्स एंड से वेदर द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि हमने ये बताना है कि आपके पास कि कौन से आपके पास पेयर्स मिक्स होंगे और उनका आपने एंथैल्पी चेंज प्रेडिक्ट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर और प्रोपेनॉन को अगर आप मिक्स करें, क्योंकि वो मिसिबल होंगे आपस में, तो उनका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा। क्यों स्टूडेंट्स? कि उनके दरमियान इंटरेक्शंस जो हैं वो बिल्डअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से आपके पास जो स्टूडेंट्स हीट ऑफ सोल्यूशन है वो नेगेटिव होगा। थैंक यू।